नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे। तो दो साम्राज्य हो गया था, एक संगम वंश और एक सुलु वंश। उसी क्रम में अब आगे बढ़ते हैं। जो विजयनगर साम्राज्य का जो अगला वंश है वो है तुलु वंश। जैसा कि आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया गया था कि जो वीर नरसिंह था उसने सुलु वंश के शासक की जो अंतिम शासक थे उनकी हत्या करके जो वीर नरसिंह ने इमादी नरसिंह की हत्या करके तुलु वंश की स्थापना की थी। अब तुलु वंश की स्थापना 1505 ईस्वी में की गई थी। 1505 ईस्वी में किसने किया था? वीर नरसिंह ने। तुलु वंश में जो शासक हुए, पहले वीर नरसिंह हुए, उसके बाद कृष्णदेव राय हुए, उसके बाद अच्युत देव राय, उसके बाद सदाशिव राय। अब आगे बढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं कि कृष्णदेव राय के बारे में। कृष्णदेव राय को विजयनगर का सबसे महानतम शासक कहा जाता है। ये बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने 1510 ईस्वी में जो बीदर के शासक थे, 1510 ईस्वी में जो बीदर के शासक थे महमूद शाह, उनको पराजित किया था। और कृष्णदेव राय के जो संबंध थे पुर्तगालियों से बहुत ही अच्छे संबंध थे, जिसकी वजह से इनको एक अतिरिक्त शक्ति मिलती थी। पुर्तगालियों से मित्रता की वजह से ही इन्होंने अपने नेवी को, जो नौ सैनिक थे, जो नौसेना थी, उसको बहुत ज़्यादा विकसित किया था। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 विद्वान रहते थे जिनको अष्टदिग्गज कहा जाता था। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है शिवाजी के साम्राज्य से। शिवाजी के साम्राज्य में जो थे वो अष्टप्रधान थे, यहाँ पे ये अष्टदिग्गज हैं। और इन 8 विद्वानों में जो तेलुगु कवि थे पेड्डाना, क्या थे? पेड्डाना, वो सर्व प्रमुख थे। जो तेलुगु कवि पेड्डाना थे वो सर्व प्रमुख थे। विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय का शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कहा जाता है। कृष्णदेव राय का जो शासन था वो तेलुगु साहित्य के लिए क्लासिकल था। और कृष्णदेव राय के शासन काल में 2 पुर्तगाली यात्री आए थे। पहले आए थे डोमिंगो पायस, दूसरे नंबर पे आए थे बारबोसा। पहले कौन आए? डोमिंगो पायस, उसके बाद बारबोसा। आगे बढ़ते हैं। और इनके बारे में कहा जाता है, कृष्णदेव राय जी के बारे में, कि इन्होंने अपने माता के नाम पे, जो इनके माता का नाम था नांगल देवी। क्या नाम था? नांगल देवी। उनके नाम पर एक नांगलपुर नामक नगर बसाया था। और इनको कुछ उपाधियां मिली थी कृष्णदेव राय को। पहला एक इन्हें आंध्र भोज भी कहा जाता था, इन्हें अभिनव भोज के नाम से जाना जाता था, यवन राज भी कहा जाता था, इन्हें स्थापनाचार्य भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इनकी उपाधियाँ क्या क्या थी? आंध्र भोज, अभिनव भोज, यवन राज, स्थापनाचार्य। इन्होंने 2 मंदिरों का निर्माण करवाया था, एक विट्ठल स्वामी मंदिर, एक हजारा मंदिर। कौन कौन से मंदिर? विट्ठल स्वामी मंदिर, हजारा मंदिर। ये बहुत ही विद्वान थे। इन्होंने कुछ रचनाएं भी की हुई हैं, जैसे कि पहली रचना है अमुक्त माल्यद। अमुक्त माल्यद जो है ये राज व्यवस्था पर आधारित थी। जैसे कि आचार्य चाणक्य का क्या था? अर्थशास्त्र, वो भी राज व्यवस्था पर ही आधारित था। तो अमुक्त माल्यद भी राज व्यवस्था पर आधारित थी और ये तेलुगु भाषा में लिखा गया था। अमुक्त माल्यद किस भाषा में लिखा हुआ था? तेलुगु भाषा में लिखा हुआ था। और इनकी अन्य जो रचनाएं थी, एक थी उषा परिणयम, दूसरा जाम्बवती कल्याणम। ये दोनों रचनाएं संस्कृत में लिखी हुई थी। कौन कौन सी? उषा परिणयम और जाम्बवती कल्याणम। इनका एक अच्छा कार्य क्या था कि ये संपूर्ण राज्य से विवाह कर को समाप्त कर दिए थे। विवाह कर को इन्होंने समाप्त कर दिया था। ठीक है। उदयगिरी किला कृष्णदेव राय द्वारा जीता जाने वाला पहला किला था। जो उदयगिरी का किला था, कृष्णदेव राय के द्वारा जीता जाने वाला पहला किला था। तो आई होप आप लोगों को कृष्णदेव राय के बारे में समझ में आ गया होगा। अब जो तुलु वंश के जो अगले शासक थे उनका नाम था अच्युत देव राय। ये अच्युत देव राय, क्योंकि जब कृष्णदेव राय की मृत्यु हुई थी उस समय इनके जो पुत्र थे वो अल्पवयस्क थे, तो
इनका जो सौतेला भाई था कृष्णदेव राय का जो सौतेला भाई था, सौतेला भाई कौन था? अच्युत देव राय, वो शासक बना था। अच्युत देव राय के बाद ये बहुत ही ज़्यादा इनका नाम नहीं है। अच्युत देव राय के बाद जो अगला शासक बना तो सदाशिव राय। सदाशिव राय नाम मात्र का शासक था, जो वास्तविक शक्ति थी उसके मंत्री राम राय के पास था। सदाशिव राय का मंत्री था राम राय, उसके पास वास्तविक शक्ति थी। ये राम राय क्या करता था कि बहुत ही ज़्यादा जो बहमनी साम्राज्य में थे, जो अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बरार, ये जो पांचों जो साम्राज्य था, इनमें आपस में लड़ाइयाँ करवाता था राम राय। आपस में एक दूसरे कान भरता था, तो दोनों लोग आपस में भिड़े रहते थे। लेकिन इसके जो चाल को ये लोग समझ गए, तो अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेना के साथ इसका युद्ध हुआ। राम राय और अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेना के साथ युद्ध हुआ, जिसमें राम राय पराजित हुआ और इसकी हत्या कर दी गई। याद रखना कि इस संयुक्त सेना में बरार शामिल नहीं था, बरार शामिल नहीं था। और सदाशिव राय के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने नाई पर से कर हटा दिया था। सदाशिव राय ने नाई पर से कर हटा दिया था। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, अगले वंश के बारे में जानते हैं, जो अंतिम वंश है विजयनगर साम्राज्य का, अरावीडु वंश। अरावीडु वंश की स्थापना कौन किया था? तिरुमल ने किया था। 1570 ईस्वी में किसने किया था? तिरुमल ने किया था। ये चौथा और अंतिम राजवंश था किसका? विजयनगर साम्राज्य का। अरावीडु वंश का जो शासक था वेंकट द्वितीय, इसने चंद्रगिरी को अपनी राजधानी बनाया। जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया था कि विजयनगर साम्राज्य में 4 राजधानियां हुई थी। पहला क्या था? आनेगोंडी। क्या था? आनेगोंडी। उसके बाद विजयनगर या हम्पी, उसके बाद पेनुकोंडा, उसके बाद चंद्रगिरी। हम्पी, पेनुकोंडा और चंद्रगिरी, राइट। तो जो अरावीडु वंश का शासक था वेंकट द्वितीय ने, उसने अपनी राजधानी चंद्रगिरी को बनाया था। और ये वेंकट द्वितीय राजा वाडियार का समकालीन था। राजा वाडियार जो कि मैसूर के राजा थे। इस वंश का, अरावीडु वंश के अंतिम शासक कौन थे? सीरंग तिति। कौन थे? सीरंग तिति। अरावीडु वंश का जो राजनयिक संबंध था वो किसके साथ था? स्पेन के साथ था। अरावीडु वंश वैष्णव धर्मानुयायी थे, ये वैष्णव धर्म को मानते थे। तो अरावीडु वंश की स्थापना किसने किया? तिरुमल ने। कब किया? 1570 ईस्वी में। इसका शासक वेंकट द्वितीय ने चंद्रगिरी को राजधानी बनाया और इनके स्पेन के साथ राजनयिक संबंध थे, वैष्णव धर्मानुयायी थे। आगे बढ़ते हैं, अब विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन के बारे में जानते हैं, इनका प्रशासन कैसा रहा है। और एक चीज़ और मैं बताना भूल गया कि ये जो युद्ध था राम राय और अहमदनगर, जो ये संयुक्त सेना के साथ युद्ध था, इसे तालीकोटा या राक्षसी तगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। किसका? तालीकोटा या राक्षसी तगड़ी का युद्ध। ये 1565 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1565 ईस्वी में। अब आइए देखते हैं विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन में देखा जाए तो राजा को राय कहा जाता था। राजा को राय कहा जाता था। जो युवराज का राज्याभिषेक होता था उसे युवराज पट्टाभिषेकम कहा जाता था। युवराज के राज्याभिषेक को युवराज पट्टाभिषेकम के नाम से जाना जाता था। विजयनगर साम्राज्य धर्मनिरपेक्ष नीति पर चलते थे। मतलब यहाँ पे इसका कोई स्पेसिफिक धर्म नहीं था, यहाँ पे सभी धर्मों को माना जाता था, ये धर्मनिरपेक्ष थे। और विजयनगर साम्राज्य के कार्य संचालन हेतु एक राज्य परिषद था और कुषाणों की तरह इनके संयुक्त शासन होता था। जैसा कि आपको बताया, हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम ने मिलकर शासन किया था। देवराय प्रथम और विजय राय मिलकर शासन किए थे। तो एक संयुक्त शासन थे। ये संयुक्त शासन का जो सबसे पहले प्रारंभ किया था, किसने किया था? कुषाणों ने किया था। अब केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत ये सप्तांग व्यवस्था का अनुकरण करते थे। सप्तांग व्यवस्था जो मौर्य थे वो सप्तांग व्यवस्था पर चलते थे, उन्हीं का अनुकरण ये करते थे। सबसे बड़ा राज्य परिषद होता था। राज्य परिषद के बाद कौन होता था? मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद का जो सबसे प्रमुख अधिकारी होता था उसे प्रधानी या महाप्रधानी कहा जाता था। मंत्री परिषद के सबसे प्रमुख अधिकारी को प्रधानी या महाप्रधानी कहा जाता था। मंत्री परिषद के अध्यक्ष को सभा नायक, मंत्री परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? सभा नायक। और जो राजा और युवराज के बाद जो सबसे प्रभावशाली व्यक्ति होता था उसे
वो प्रधानी होता था। राजा और युवराज के बाद सबसे प्रभावशाली व्यक्ति कौन होता था? प्रधानी, जो मंत्रिपरिषद का सबसे प्रमुख अधिकारी होता था। अब प्रांतीय प्रशासन के अंतर्गत देखें तो विजयनगर साम्राज्य बहुत से प्रांतों में बटा हुआ था, कई सारे प्रांतों में बटा था। जैसे कि केंद्रीय प्रशासन सबसे बड़ा साम्राज्य होता था, उसके बाद राज्य सॉरी राज्य राज्य को मंडलम कहा जाता था। राज्य को किस नाम से जाना जाता था? मंडलम। उसके बाद जिला, जिला को कोट्टम वल नाडु के नाम से जाना जाता था। जिला को किस नाम से जाना जाता था? कोट्टम वल नाडु। जिला के बाद परगना, परगना को नाडु। मेला ग्राम, 50 गांवों के समूह को मेला ग्राम कहते थे। उसके बाद ग्राम, ग्राम को उर कहते थे। एक बार फिर देख लेते हैं, सबसे बड़ा जो प्रशासन का सबसे बड़ा क्षेत्र था उसे साम्राज्य कहते थे। साम्राज्य के बाद राज्य आता था जिसे मंडलम कहा जाता था। देन जिला जिसे कोट्टम वल नाडु, कोट्टम वल नाडु। उसके बाद परगना जिसे नाडु। मेला ग्राम 50 गांवों का समूह, ये ग्राम उर। ये इस क्रम को याद रखना, कभी कभी पूछ लिया जाता है, क्रम से लगाओ। विजयनगर साम्राज्य में जो भूमि थे वो लगभग 2-3 प्रकार के भूमि थे। एक भंडारवाद ग्राम, इसको राजकीय भूमि कहा जाता था। भंडारवाद जो ग्राम था इसको राजकीय भूमि कहा जाता था। ये सबसे कम मात्रा में होता था। भंडारवाद ग्राम को राजकीय भूमि कहा जाता था, सबसे कम मात्रा में होता था। अमरम, अमरम जो नायकों को प्रदान किया जाता था, जो भूमि नायकों को प्रदान किया जाता था उसे क्या कहते थे? अमरम कहते थे। ये अमरम जो था ये सबसे बड़ा वर्ग था, ये नायकों को प्रदान किया जाता था। और लेकिन जो अमरम था इस भूमि पर नायकों का स्वामित्व नहीं होता था, बल्कि जो इस भूमि से आय होती थी ना उस पर इनका स्वामित्व होता था। अमरम पे इनका स्वामित्व नहीं होता था, मतलब ये जो नायक थे इनके स्वामी नहीं होते थे, ये राजा के अंडर ही आता था, लेकिन जो उससे आय होती थी उस पर इन नायकों का स्वामित्व होता था। जो अगली भूमि थी वो रक्त कोटगई जो युद्ध में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते थे उनको प्रदान किया जाता था, और ये भूमि कर मुक्त होता था। रक्त कोटगय जो युद्ध में शौर्य प्रदर्शन करते थे, शौर्य प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को या फिर जो योद्धा होते थे उनको प्रदान की जाती थी। ये भूमि कर मुक्त भूमि होती थी। अच्छा, कुछ भूमि जो राजकीय भूमि होती थी, राजकीय भूमि के अंतर्गत कुछ भूमि दान में, जैसे भंडारवाद ग्राम के अंतर्गत कुछ भूमियों को दान कर दिया जाता, जैसे ब्रह्मदेव जो ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था। देवदेव जो मंदिरों को दान में दिया जाता था मंदिर आदि बनाने के लिए। मठापुर जो मठों को बनाने के लिए दिया जाता था, और ये भूमि कर मुक्त होती थी। और विजयनगर साम्राज्य में जो सिक्के चलाए गए थे, कुछ सिक्के थे जैसे कि स्वर्ण सिक्का। स्वर्ण सिक्का को बराह कहा जाता था। क्या कहा जाता? स्वर्ण सिक्के को बराह, बराह। और इसी बराह को विदेशी यात्री पैगोड़ा कहते थे। इसी बराह को विदेशी यात्री पैगोड़ा कहते थे। बराह 52 ग्रेन का होता था। चांदी के सिक्के को तार कहा जाता था। चांदी के सिक्के क्या कहा जाता था? तार। स्वर्ण सिक्के को बराह, चांदी के सिक्के को तार, इसी बराह को पैगोड़ा कहते थे विदेशी यात्री। अच्छा, पुर्तगालियों ने विजयनगर साम्राज्य के सिक्कों की तुलना हूड़ों से की है। पुर्तगालियों ने विजयनगर साम्राज्य की सिक्कों की तुलना किससे की है? हूड़ों से की है। अब आइए देखते हैं कि इसमें सामाजिक व्यवस्था क्या थी। विजयनगर साम्राज्य में सामाजिक व्यवस्था क्या थे? यहाँ पे वर्ण व्यवस्था था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मतलब वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा का प्रचलन यहाँ पे था। और ब्राह्मणों को सर्वाधिक विशेषाधिकार मिला हुआ था, जैसे कि इनको मृत्युदंड से मुक्ति थी। कोई भी काम करें, गलत करें, अच्छा करें, इनको मृत्युदंड नहीं मिलता था। और विजयनगर साम्राज्य में जो बाहर से आके काम करते थे, जैसे कि बाहर से, जैसे उत्तरी भारत से लोग व्यवसाय के लिए आते थे, तो इन बाहरी लोगों को बडवा कहा जाता था। इन बाहरी लोगों क्या कहा जाता था? बडवा। और इस साम्राज्य में जो जुलाहे होते थे उनको कैकोलार कहा जाता था। कैकोलार। और चपरासी को कौलत्तर कहा जाता था। चपरासी को कौलत्तर। आई होप आपको याद हो गया होगा। वर्ण व्यवस्था थी, बाहरी लोग क्या कहा जाता था? बडवा, याद कर लेना। कैकोलार किसको कहा जाता था? जुलाहे को। और चपरासी क्या कहा जाता था? कौलत्तर। और एक चीज़ और, जो विजयनगर साम्राज्य में जो भूकर था उसको शिष्ट के नाम से जाना जाता था। भूकर को किस नाम से जाना जाता था? लिख देता हूँ,
जो भूमि पे कर लगता था उसको शिष्ट के नाम से जाना जाता था, शिष्ट के नाम से जाना जाता था। ओके। और जो विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी हम्पी, उसे यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। तो मुझे लगता है कि विजयनगर साम्राज्य में लगभग सब चीज़ें कवर कर ली गई हैं, और इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं पूछा जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ पूछा भी जाता है तो फिर वो सबका ही गलत होगा। ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया गया है। ये विजयनगर साम्राज्य का अंतिम पार्ट था। तो दोस्तों आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, लिखकर बताना वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और आप लोगों से निवेदन है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप लोगों के सपोर्ट की आवश्यकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।